पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया और इस युद्ध में बाबर को जीत मिली और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के शाह यानी इब्राहिम लोदी को हार मिली। और इब्राहिम लोदी की इसी हार के साथ ही दिल्ली के सारे समीकरण बिगड़ गए। दरअसल भारत में अब मुगल वंश की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन ये नींव अभी भी पैवस्त नहीं हुई थी। इस नींव को अभी भी सही तरीके से जड़ नहीं मिली थी, इसका बीजारोपण नहीं हुआ था। बाबर को उस बीजारोपण का इंतजार था और वो जानता था कि इसके लिए उसे एक बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बाबर इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अगर उसे भारतवर्ष में मुगलों की सत्ता स्थापित करनी है और उसका विस्तार करना है तो इसके लिए उसे महाराणा सांगा से टकराना होगा, क्योंकि महाराणा सांगा जो थे वो पूरे भारतवर्ष में राजपुताने का परचम फहराना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने राजपुताने को एक सूत्र में पिरो दिया था और ये युद्ध होने ही वाला था। नमस्कार, मेरा नाम है राधेश्याम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी ऐतिहासिक युद्धों की खास सीरीज द ग्रेट वॉर्स ऑफ इंडिया, जिसमें आज हम कथा लेकर आए हैं खानवा के युद्ध की। पानीपत का प्रथम युद्ध महत्वपूर्ण युद्धों में गिना जाता है और इसके कई कारण हैं, क्योंकि इससे एक तरफ जहां दिल्ली से इब्राहिम लोदी की सत्ता हट गई, वहीं दूसरी तरफ अफगानों के पैर दिल्ली से उखड़ गए। इसके साथ साथ ही जो राजपुताना था वो और मजबूत रूप से उभरा। दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे उसके छोटे छोटे राजा थे जो कि दिल्ली सल्तनत के कभी अधीन हुआ करते थे, वो अब स्वतंत्र हो चुके थे और इसी कड़ी में कुछ छोटे छोटे जो राजपूत थे, जो राज्य थे, वो अब छिटक कर राजपुताना में महाराणा सांगा के साथ मिल गए थे। यूं तो बाबर एक तुर्क आक्रांता था जो कि अपने ही परिवार द्वारा मारकर भगा दिया गया था और उसने काबुल में शरण ली थी, जहां पर उसने एक छोटे से बच्चे को उसकी सत्ता से हटाकर वहां पर सत्ता को हथिया लिया था। लेकिन वो जानता था कि काबुल उतना समृद्ध नहीं है और काबुल का जो राज्य है वहां पर वो सही तरह से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा और इसी वजह से वो मौके ढूंढ रहा था कि किसी तरह से वो भारत की तरफ प्रस्थान करे। और इसी बीच में उसे अहम सफलता तब मिली जब इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार ने उसे भारत आने का निमंत्रण दिया। महाराणा सांगा ने भी बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था और इसके पीछे कारण ये था कि बाबर भारत आकर इब्राहिम लोदी से युद्ध करता। इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के बाद दो समीकरण सामने आते, या तो बाबर हार जाता या इब्राहिम लोदी की हार होती और इन दोनों ही परिस्थितियों में इब्राहिम लोदी कमज़ोर पड़ जाता। अगर बाबर हारता और इब्राहिम लोदी की सेना उसको हरा देती तो भी कहीं ना कहीं उसकी सैन्य शक्ति को भारी नुकसान पहुंचता और तब जो महाराणा सांगा थे वो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर उसे हराकर दिल्ली को हथिया लेते। महाराणा सांगा की दूसरी रणनीति ये थी कि अगर बाबर भारत आकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद अगर उसे सफलता मिलती है और इस सफलता में अगर इब्राहिम लोदी को वो हरा देता है और इब्राहिम लोदी को अगर वो मार देता है तो इसके बाद वो ज़्यादा दिन तक तो भारत में रहेगा नहीं, क्योंकि जो ज़्यादातर तुर्क आक्रांता या फिर जो विदेशी आक्रांता होते थे वो भारत आते थे, लूटपाट करते थे और उसके बाद भारी मात्रा में सोने चांदी और साथ साथ में जो हीरे जवाहरात थे उनको लेकर वो वापस लौट जाते थे। हालांकि महाराणा सांगा द्वारा भेजे गए निमंत्रण को लेकर कई इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि महाराणा सांगा ने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि महाराणा सांगा ने निमंत्रण पत्र भेजा था। लेकिन जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उससे यही इशारा मिलता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों ही परिस्थितियों में लाभ जो था वो महाराणा सांगा को होने वाला था। पानीपत का प्रथम युद्ध हो चुका था, दिल्ली और आगरा अब बाबर के अधीन हो गई थी। अब बाबर आगे विस्तार करना चाहता था और इसके लिए उसने धीरे धीरे कर आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू किया। शुरू में महाराणा सांगा को लगा कि हो सकता है वो और अधिक लूटपाट कर रहा हो और इसीलिए उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बाबर की सैन्य टुकड़ियां धौलपुर, ग्वालियर से होते हुए बयाना तक पहुंच गई, तब महाराणा सांगा को ये यकीन हो गया कि बाबर के मन में कुछ और ही चल रहा है और ऐसे में
उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। और तब उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी जिन्होंने एक के बाद एक बाबर की टुकड़ियों को हरा दिया। सिर्फ हरा ही नहीं दिया, उन्हें बुरी तरह हराया। बाबर के सैनिकों ने कभी राजपूतों को लड़ते हुए नहीं देखा था। राजपूत जब युद्ध के मैदान में घोड़ों पर सवार होकर निकलते थे और माँ काली और जय भवानी के उद्घोष के साथ जब हर हर महादेव का नारा गूंजता था तो पूरे के पूरे युद्ध के मैदान में त्राही त्राही मच जाती थी। और इसी की वजह से बाबर की सेना में एक भय का माहौल व्याप्त हो गया। राजपूतों के युद्ध कौशल और उनकी विशाल सेना को देखकर बाबर की सेना ने लड़ने से इनकार कर दिया। जिस तरह से राजपूतों ने उनका नरसंहार किया था युद्ध के मैदान में, वो और भी ज़्यादा भयभीत हो गए थे और उन्होंने बाबर के सामने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने बाबर को सीधे सीधे कह दिया कि हम युद्ध में लड़ने नहीं जाएंगे, अगर हम युद्ध में लड़ने जाएंगे महाराणा सांगा के साथ तो हम मारे जाएंगे। और तब बाबर मुश्किल में घिर गया। महाराणा सांगा ने दरअसल एक बहुत बड़ा गठबंधन किया था। उन्होंने सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित कर दिया था। इसमें हरौती, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, धुंधुर, अंबर और मालवा के मेदिनी राव भी शामिल थे। इसके अलावा सिकंदर लोदी के बेटे महमूद लोदी भी अपने सेना के साथ महाराणा सांगा के साथ मिल चुके थे। इसके अलावा मेवात के खानजादा हसन मेवाती भी महाराणा सांगा की सेना में शामिल हो गए थे। बाबर ये भली भांति समझता था कि काबुल में उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है और ऐसे में उसके लिए भारत का राज्य बहुत अहम है। भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना और उसे अपने अधीन रखना उसके लिए बहुत ही आवश्यक था और ऐसे में बाबर भारत को छोड़कर जा नहीं सकता था। तब उसने अपने सैनिकों को मनाना शुरू किया। सबसे पहले बाबर ने शराब छोड़ दी और उसने जीवन भर शराब न पीने का निर्णय लिया। उसके सैनिक तब भी नहीं माने। तब उसने अपने सैनिकों से तमगा कर कभी न लेने की बात कही। तमगा कर दरअसल एक सीमा कर था जो कि सैनिकों से लिया जाता था, उसे न लेने की बात की। लेकिन सैनिक अभी भी सोच रहे थे, अभी भी इस बात पर विचार कर रहे थे। बाबर ने और यकीन दिलाने के लिए एक ज्योतिष को बुलाया और कहा कि तुम हमारे जीत की भविष्यवाणी करो, तुम बताओ कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। उस ज्योतिष ने पूरी की पूरी स्थितियों को समझा, ग्रह नक्षत्रों को देखा और उसके बाद उसने कहा कि आप इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे, महाराणा सांगा आपको हरा देंगे। और ऐसे में बाबर की जो सेना थी वो पीछे हट गई। उनका जो पूरा का पूरा मनोबल था वो गिर गया। बाबर जितना रणनीति में महान था उतना ही उसे कूटनीति का भली भांति ज्ञान था। उसने धर्म का सहारा लिया। उसने अपने सैनिकों को धर्म जिहाद के लिए तैयार होने को कहा। उसने कहा कि अगर हम जीते तो हमें गाजी की पदवी मिलेगी, अगर हम हारते हैं तो हम भले ही मारे जाएंगे लेकिन हम धर्म के लिए मारे जाएंगे। और उसने आर या पार की लड़ाई का आह्वान किया और इसके बाद उसके सैनिक तैयार हो गए और फिर वो युद्ध हुआ जिसने इतिहास रचा, जिसकी वजह से भारत में मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हुई। 17 मार्च 1527 ईस्वी फतेहपुर सिकरी के पास एक जगह खानवा, यहीं पर बाबर ने आकर अपने सैनिकों के साथ डेरा डाल दिया और उसने पूरे के पूरे युद्ध के मैदान को सजाना शुरू कर दिया। ये कुछ ऐसा ही था जैसा उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत के युद्ध में उसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था उन सब तकनीकों को वो यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला था। सबसे पहले उसने अराबा का इस्तेमाल किया। अराबा, अगर आपने पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी बाबर के बारे में भी और पानीपत के युद्ध को किस तरह से बाबर ने जीता था। सिर्फ 20,000 की सेना लेकर उसने 2 लाख की इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया था। आखिरकार ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, इसके बारे में आप पानीपत के प्रथम युद्ध के वीडियो के अंश में जान पाएंगे। अराबा तकनीक का इस्तेमाल बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में भी किया था और इस युद्ध में भी बाबर ने अराबा तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उसने बदली। सबसे पहले जो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल था उसको तो उसने लाइन से किया। बैलगाड़ी एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरी मैदान में बैलगाड़ियों की लाइनें लगा दी और उन्हें
लोहे के सिकड़ों से बांध दिया, जो कि पिछली बार उसने रस्सियों से बांधा था, इस बार लेकिन उसे बदलकर लोहे के सिकड़ों से बांध दिया। बैलगाड़ियों के ठीक आगे खाई खुदाई गई और उसमें नुकीले डाली या फिर जो लकड़ियां थी नुकीली उनको डाला गया, उसे हल्के मिट्टी से दबा दिया गया। पीछे बैलगाड़ियां, उसके पीछे हर दो बैलगाड़ी के बीच में एक तोप थी और उसके अगल बगल उसके सैनिक थे जो कि बंदूक लेकर वहां पर मोर्चा संभाल रहे थे। उन सैनिकों के पीछे उसकी युद्ध की टुकड़ियां थी। वहीं अगर हम बात करें महाराणा सांगा की सेना की तो उनमें हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा घुड़सवार थे जो कि घोड़े पर बैठकर तलवारबाजी कर सकते थे और साथ साथ में तीर कमान भी चला सकते थे। ये सेना काफी बड़ी थी। 17 मार्च 1527 को आखिरकार खानवा में दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई और राजपूतों के शौर्य के आगे बाबर की सेनाएं नतमस्तक होकर दबने लगी। लेकिन बाबर एक रणनीतिकार था और उसे पता था कि कितने समय बाद उसे क्या कदम उठाना है। और जैसे ही महाराणा सांगा के सेना के हाथी सामने की तरफ बढ़े, उसने अपनी तोपों को चलाने का आदेश दे दिया। तोपें जैसे ही चली वैसे ही तोपे की आवाज सुनकर महाराणा सांगा के जो हाथी थे वो बिदक गए और अपनी सेना की तरफ वो उल्टे पांव दौड़ने लगे। इससे राजपूतों की सेना में हाहाकार मच गया। कई सारे घुड़सवार और कई सारे पैदल सैनिक वो इन सब में दबकर मर गए। लेकिन फिर भी क्योंकि राजपूतों की सेना ज्यादा थी, वो अब भी राणा सांगा के आदेश में, राणा सांगा के नेतृत्व में मुगलों पर भारी पड़ रहे थे। बाबर इस बात से भलीभांति परिचित था कि राजपूत बहुत ही वीर योद्धा हैं, उनका शौर्य कहीं अधिक है, उनका साहस कहीं अधिक है। लेकिन जहां बात आती है युद्ध की तकनीक की, वो राजपूतों के पास नहीं है। वो सीधा आर या पार की लड़ाई करना जानते हैं और ऐसे में उसने अपनी दूसरी नीति तलुगमा का इस्तेमाल करना शुरू किया। तलुगमा एक ऐसी युद्ध नीति है जिसमें घुड़सवारों के दो समूह अगल बगल से एक सेना की टुकड़ी को घेर लेते हैं और इसके बाद उसकी परिक्रमा करते हुए उस पर तीर बरसाते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि जो टुकड़ी बीच में फंसी रहती है सेना की, उसे लगता है कि सामने से हमला हो रहा है और जब वो पीछे की तरफ जाती है तो जो दूसरा घोड़ों का समूह होता है वो पीछे से उन पर आक्रमण करता है। तो उन्हें अचानक लगता है कि अब दूसरी तरफ भागा जाए। जब वो दाहिनी तरफ जाने की कोशिश करते हैं तब दाहिनी तरफ से उन पर आक्रमण होता है, जब वो बाईं तरफ जाने की कोशिश करते हैं तब उन पर बाईं तरफ से आक्रमण होता है। और ऐसे में उन्हें समझ ही नहीं आता है कि दरअसल ये हो क्या रहा है। और छोटे से छोटे स्तर पर कुछ ही घुड़सवार मिलकर एक बड़ी सैन्य टुकड़ी को घेर कर उसे ढेर कर सकते थे। और यही कार्य जो है तलुगमा के साथ पूरे के पूरे महाराणा सांगा की सेना के साथ बाबर ने किया। और इस युद्ध में एक सबसे बड़ी जो निर्णायक घड़ी थी तब आई जब हसन मेवाती को तीर लगा। हसन मेवाती मारे गए और इसके बाद उनके पुत्र नाहिर खान ने तुरंत पाला बदल लिया और वो बाबर की सेना में शामिल हो गया। हालांकि इतिहास में ये वर्णन भी मिलता है कि हसन मेवाती ने ही पाला बदला था और ये जो निर्णायक मोड़ था वो मील का पत्थर साबित हुआ और उसकी वजह से महाराणा सांगा की सेना की शक्ति कमजोर हो गई। दूसरी तरफ तोपों का कहर, तीसरी तरफ बंदूकें, और इस वजह से महाराणा सांगा की सेना हारने लगी। युद्ध लगभग 10 घंटे चला और इस युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय हुई। महाराणा सांगा घायल हो चुके थे, उन्हें युद्ध के मैदान से उनके साथी बचाकर लेकर चले गए। लेकिन नियति देखिए, महाराणा सांगा जब बाबर से लड़ने के लिए अपने लोगों को कह रहे थे इकट्ठा होने को, तब उन्हीं के एक सामंत ने उनकी हत्या कर दी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत के इतिहास में खानवा का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में कई तरह से रणनीतिक और सामरिक बदलाव आए। भारत के समीकरण बदल गए। एक तरफ जहां भारत में मुगल वंश की नींव मजबूत हुई, वहीं दूसरी तरफ पूरे का पूरा राजपूताना जो है वो कई शक्तियों में बिखर गया। इतिहासकार ये आज भी मानते हैं कि अगर बाबर के पास तोपें नहीं होती, बाबर के पास बारूद नहीं होता, तो कहीं ना कहीं महाराणा सांगा बाबर को कुचल देने वाले थे और इसके बाद राजपूताना दिल्ली से होते हुए पूरे भारत में
फहराता। कथा भारतवर्ष में मुगल वंश की नींव की। कथा राजपुताने को एक सूत्र में पिरो देने वाले महाराणा सांगा की और उनके जाने के बाद राजपुताने के बिखर जाने की। ऐसी ही कथाओं को लेकर आपके पास आता रहूंगा मैं, कहानियों के रूप में, किस्सों के रूप में, ताकि आप उस इतिहास को समझ पाएं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।